नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारीलाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी ऐप पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाओ। शुरू करते हैं आज की क्लास एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पीछे वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमारी बात ये हुई थी कि आज जो क्लास होने वाली है वो उन प्रश्नों की होगी जो आप मुझे सेंड करोगे। यानी जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, आपने पूरी साल मैथ पढ़ी है और उसके अंदर किसी प्रश्न में आपका कोई कंफ्यूज है तो आप वो प्रश्न मुझे सेंड कर दोगे। तो दो बच्चों ने मुझे प्रश्न सेंड किए, उन दो बच्चों के जो प्रश्न थे वो मैं आपके सामने हल कराने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने पेपर दिया अपने सामाजिक विज्ञान का वो बहुत अच्छा दिया होगा, अच्छे से आपने अपने अंक हासिल किए होंगे और कल आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर होने वाला है उसमें भी आप अपना गोल अचीव करोगे। तो शुरू करते हैं आज क्लास। कौन से प्रश्न बच्चों ने मुझे भेजे हैं और इसके बावजूद कल आपका पेपर होने वाला है, तो आज तो आप क्या करेंगे, पूरे दिन अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेंगे और बिना टेंशन के, बिना किसी तनाव के कल आप अपना पेपर देंगे। किसी प्रकार का कोई भी अपने दिमाग में डाउट वगैरह है तो उसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि जितना हमने पढ़ा एक साल में वो उतना पढ़ लिया। अब करना जो है वो आपको कल करना है। तो जो बच्चों ने मुझे प्रश्न भेजे हैं वो प्रश्न मैं आपके सामने हल करवा देता हूँ। प्रश्न क्या है देखो आपकी स्क्रीन पर। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल पेपर जो 5 दिया था मैंने आपको हल कराने के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। उसके प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न। तो उन्हीं प्रश्नों में से एक बच्चे ने मुझे 2-3 प्रश्न भेजे हैं, वो प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न जो क्या है, ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है, माध्यिका का मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे, हम माध्यिका कहते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है और तीनों में यदि हम 2 का योग करेंगे तो वो योग तीसरी से अधिक आता है। जैसे आप त्रिभुज में नहीं देखते क्या कि त्रिभुज कब बनता है, जब 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। मतलब क्या हो गया कि मैं यदि ए बी और बी सी भुजाओं को जोड़ूंगा तो हमेशा वो ए सी से क्या आएगी, अधिक आएगी। या मैं इन दोनों बी सी और ए सी को जोड़ूंगा तो इनका योग ए बी से अधिक आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता तब भी त्रिभुज बनता, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता। क्लियर होगी बात। इसी प्रकार हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज की जो 3 माध्यिकाएं होती है, इनमें से यदि मैं किन्हीं का 2 का योग करूं, यानी 2 माध्यिकाओं को जोड़ूं, तो वो जो योग आता है वो तीसरी माध्यिका से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो। प्रश्न नंबर 1 है जो बच्चों ने भेजा है मुझे, मॉडल पेपर 5 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी ए डी बी ई तथा सी एफ माध्यिकाएं हैं, ये हमने मान लिया है। प्रश्न में इतना कह रहा है कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं में से 2 माध्यिकाओं का योग तीसरे से अधिक होता है। तो हमने मान लिया कि कोई एक हमारे पास ABC कोई त्रिभुज है, आप इसको PQR मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिनकी ADBE तथा CF 3 माध्यिकाएं आपको दिख रही है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इस प्रश्न में हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि किन्हीं 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। यानी आपको क्या करना है सिद्ध कि यदि मैं AD प्लस BE जोड़ूं, BE यानी AD और BE माध्यिका जोड़ूं तो ये तीसरी माध्यिका जो CF है उससे क्या आएगा, अधिक आएगा। समझ में आ गई नहीं बात आपको। इसी प्रकार यदि मैं BE और CF को जोड़ूं, BE प्लस CF को जोड़ूं तो ये जो योग आएगा, मैंने किन किन को, इन दोनों माध्यिकाओं को जोड़ू, जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, इन माध्यिकाओं को जोड़ा तो इनका जो योग आएगा वो किस से अधिक होगा, AD से अधिक होगा। इसी प्रकार यदि मैं AD और CF को जोड़ूं, AD प्लस CF को जोड़ूं,
किन किन को जोड़ा मैंने, ए डी और सी एफ, इनकी लंबाइयों को जोड़ूंगा तो वो किससे अधिक आएगी, बी ई से अधिक आएगी, बी ई। ये मुझे सिद्ध करना है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से एक एक स्टेप को आप सही ढंग से समझेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ी सी रचना करेंगे, रचना की आवश्यकता होगी तो रचना क्या करना है, देखो कि जो ए डी है इसको आगे बढ़ाना है, ए डी को आगे बढ़ाना है कहाँ तक, एच तक। और कितना आगे बढ़ाना है, जैसे मान लो इनका कटान बिंदु जी है तो जी डी जितनी जी डी है उतनी ही ये आगे बढ़ाना है, ठीक है। और बी को एच से मिलाना है और सी को भी एच से मिलाना है। ये आपको रचना करनी है और रचना में लिखना है, क्या लिखना है कि जी डी, ये जो जी डी है, जी डी को एच तक इस प्रकार बढ़ाया कि, यानी जी डी जो भुजा है, जी डी जो रेखाखंड है, इसको मैंने आगे बढ़ाया कहाँ तक, एच तक। कैसे बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया है कि जी डी बराबर डी एच, यानी जी डी जितनी है उतनी ही है, ये दोनों क्या है, बराबर। इस प्रकार मैंने इसको आगे बढ़ाया है। तथा और क्या रचना की मैंने, तथा बिंदुओं किस किस को, बी और सी, बी व सी को एच से मिलाया। ये हमने रचना की है। रचना आपको इतनी करनी पड़ेगी तब जाके हम प्रश्न को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। अब हम उपपत्ति करते हैं। देखो ध्यान में ये रखो कि हमें तो ये लेके आना है, सिद्ध ये करना है। अब इसके लिए उपपत्ति में हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो यहां नोट करो आप कि जी एच जो है इसका डी क्या है, मध्य बिंदु है। क्यों है, क्योंकि अभी हमने जो रचना की थी उसमें जी डी और डी एच क्या बराबर है, जी डी और डी एच क्या है, बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, चित्रानुसार क्या है कि जी एच का देखो यहां से जी एच का डी मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। समझ में आ गई बात आपको। इसी प्रकार तथा बी सी का डी मध्य बिंदु है। क्यों है भाई, क्योंकि ए डी क्या है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है, एक शीर्ष से निकलने वाला रेखाखंड सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। अब देखो BC का D मध्य बिंदु है और GH का D मध्य बिंदु है। इसका मतलब BC और GH एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे, अतः कौन कौन सी, GH तथा BC एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित। यानी GH जो है वो तो BC को दो बराबर भागों में बांट रही है और BC जो है वो GH को दो बराबर भागों में बांट रही है। समझ गए आप बात। अब आप गौर से देखो कि GH और BC जो है ये एक चतुर्भुज के क्या है, विकिरण है। जहां पर मेरा जो मार्कर चल रहा है वो जो चतुर्भुज है उसके ये क्या है, विकिरण है। और ये दोनों विकिरण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये जो चतुर्भुज है कौन सा, BHCG, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समझ में आ गई ना। तो GHBC एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए BHCG एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है भाई, बताओ समझ में आया क्या। समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
तो ये अपना आप BHCG ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया जिनकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, और उन समांतर के साथ साथ और क्या होता है कि उनकी सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गई बात आपको। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अतः ये समांतर चतुर्भुज है, अतः क्या होगा कि BH बराबर होगी किसके, GC के, GC, यानी इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये इस चतुर्भुज की GC, तथा जो HC है, HC वो किसके बराबर होगा, वो होगा BG के बराबर। BG इसके सामने की भुजा ये BG। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ। मैंने क्या किया है, पहले रचना की थी, रचना करने के बाद में मैंने क्या सिद्ध किया कि BHCG एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे सिद्ध हुआ, आपको पता है कि आपने ये क्या बढ़ाया, ये और ये बराबर इस प्रकार बढ़ाया, तो इसका मध्य बिंदु D हो गया, और BC का मध्य बिंदु वैसे D है, तो ये एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यदि ये समद्विभाजित करती है तो ये चतुर्भुज है वो कौन सा हो गया, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या करना है देखो, आराम से समझेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। चलो अब देखो, आप जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, ये सारे जानते हैं आप लोग। तो क्या है, आप क्या करेंगे, त्रिभुज ये ले लो HCH में, त्रिभुज HCG में, इस त्रिभुज में क्या है कि HC और GH, कौन सी, HC प्लस GH, इन दोनों का योग है, वो तीसरी भुजा कौन सी, GC से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी मैंने एक त्रिभुज लिया ये, और इनकी इन दोनों भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब देखो HC, यहां पर देखो HC किसके बराबर है, BG के, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूं, BG प्लस GH, GH कौन सी है, GH ये। अब ये जो भुजा है GH, ये किसके बराबर होगी, AG के बराबर होगी। क्यों होगी, इसका कारण लिख दो। देखो पहले तो मैं GH उसकी जगह AG लिख देता हूं, AG बड़ा है GC। देखो इसको मैंने क्या किया, ध्यान दो, HC प्लस GH बड़ा है किससे, GC से। क्यों बड़ा है, क्यों, इस त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी से अधिक हो गया। मैंने क्या किया, HC की जगह BG लिख दिया। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर कारण भी लिख देना, कारण लिख देते, देखो कारण पूरा लिख देते हैं, समीकरण 1 से क्या, HC की जगह मैंने क्या लिखा, BG। सर क्यों लिखा, कारण बताता हूँ। HC ये है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो तीनों माध्यिकाओं से लेना देना है। तो मैंने क्या किया कि HC की जगह BG लिख दिया। अब BG तो माध्यिका में आता है, ठीक है। इसी प्रकार प्लस GH, अब GH को मुझे यहाँ से हटाना है, क्योंकि GH से मुझे कोई मतलब नहीं है, H बाहर आगे त्रिभुज से, मुझे तो केवल माध्यिका से मतलब है। तो मैं GH की जगह क्या लिख दूँ, AG लिख दूँ। क्या लिख दूँ, AG, ठीक है, बड़ा है GC माध्यिका में आता है। अब देखो HC की जगह तो BG मैंने यहाँ से लिख दिया, लेकिन GH की जगह AG क्यों लिखा, इधर ध्यान दो कि माध्यिकाओं का जो योग, माध्यिकाओं का जो अनुपात होता है कटान बिंदु का, आपको पता है कि ये 2:1 में होती है। पीछे आपने पढ़ा था, जितनी इसकी 2 यूनिट और इसकी 1 यूनिट होती है। माध्यिका जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो किस अनुपात में करती है, 2:1 में करती है, सारे जानते हैं आप। तो ये क्या हुआ कि ये 2 यूनिट है, तो ये इतनी GD क्या है, 1 यूनिट होगी। और आपने क्या कहा कि जितनी GD है उतनी क्या है, DH है।
आपने जी डी और जी एच को बराबर बढ़ाया तो 1 यूनिट और बढ़ गई। इसका मतलब यहाँ से ये पूरी कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी कि नहीं होगी। और 2 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जी जी एच के बराबर है। तो यहाँ पर आप कारण क्या लिखेंगे, आप कारण लिखेंगे कि ए जी अनुपात, सॉरी हाँ, ए जी का अनुपात है जी डी। ये हमेशा अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ये कितना होता है, 2:1। लेकिन जीडी के जगह क्या है, जीडी की जगह क्या है, हमने पूरी इसको डीएच और बढ़ा दिया, यानी जितनी जीडी है उसको डीएच बढ़ा दिया तो 1 यूनिट और बढ़ गई। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए, इसी कारण में लिखेंगे, इसलिए ए जी अनुपात, ए जी का अनुपात अगर मैं जी एच के साथ निकालूं, किसके साथ, जी एच के, तो ये कितना होगा, 2 यूनिट, ये 2:2 हो जाता है। 2:2 क्यों हो गया कि देखो ये तो 2 अनुपात है, ये 1 अनुपात यहाँ तक और 1 अनुपात यहाँ तक, ये और ये बराबर, इसका मतलब 2:1, यानी 2:2 का मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर है, जिसको हम सरल अनुपात में 1:1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जी एच की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए जी। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताओ, क्लियर हो गया। अब मेरे पास में क्या आया, बी जी प्लस ए जी ग्रेटर देन जी सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब इस समीकरण को आपको पूरी, ये सॉरी समीकरण ए समीका, ये जो ए समीका, इस पूरी को 3/2 से गुणा करेंगे। सर 3/2 से गुणा क्यों करेंगे, 1/2 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 5/3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 3/2 से क्यों कर रहे हैं। देखो जैसे मैं इसको 3/2 से गुणा करूंगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो बी जी है, बी जी बराबर मैं बी ई लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, बी ई। तो इस बी ई को मुझे 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ध्यान दो, देखो मैं समझा रहा हूं, फिर यहां पर सीधा लिख देंगे। एक माध्यिका को लेकर समझा देता हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो ध्यान दो कि बी जी और जी ई इनका अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है, सारे जानते हैं। मेरे पास में क्या है, बी जी है, ठीक है। यहां पर क्या है, बी जी, और जी ई की जगह अगर मैं पूरा बी ई करना चाहूं, क्या करना चाहूं, बी ई। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होता है कि अगर बी ई पूरी 3 है, 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर मानो, 3 सेंटीमीटर है, तो अगर ये पूरी 3 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर तो बी जी होगी और 1 सेंटीमीटर जी ई होगी। तो यदि मैं बी जी ई की जगह क्या कर दूं, पूरा बी ई कर दूं, क्या कर दूं, बी ई। तो बी ई तो कितनी है, पूरी 3 यूनिट थी ना, तो ये कितना आ गया, 2:3। मुझे यदि बी ई चाहिए तो ये क्या करूंगा, मैं ये जो है इसको क्या कर दूंगा, 3/2 से गुणा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 3/2 से गुणा। कैसे आप कर सकते हैं, देखो बी जी बट्टा बी ई बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। मुझे बी ई का मान चाहिए तो मैं बी ई को इधर ले जाऊं और इसको इधर लेकर आऊँ कि ये 2/3 था ना, तो इधर आके 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। तो हमें क्या करना है भाई, बी जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 बी ई, पूरी माध्यिका बी ई 3/2, समझ में आ गई, प्लस ए जी जो है, ए जी, इसको मैं अगर 3/2 से गुणा करूंगा तो पूरी क्या आ जाएगी, ए डी। तो 3/2 ए डी ग्रेटर देन जी सी। जी सी भी क्या, अगर मैं पूरी ले लूँ, सी एफ, तो ये क्या हो, 3/2 सी एफ हो जाएगा। क्लियर होगी बात आपको। देखो मेरे पास में टुकड़े थे बी जी का, पूरी माध्यिका नहीं है, तो इसको मैंने 3/2 से गुणा किया, मेरे पास में पूरी माध्यिका, यानी बी ई को जब मैं इसकी जगह क्या, देखो फिर समझो, बी जी की जगह क्या लिख दिया मैंने, 3/2 बी ई लिख दिया। ए जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 ए डी लिख सकता हूँ, और जी सी के जगह 3/2 सी एफ लिख सकता हूँ। अब देखो क्या हुआ, इसमें देखो 3/2 कॉमन लूँ मैं, तो 3/2 कॉमन आया, तो बचा क्या, बी ई प्लस ए डी ग्रेटर देन 3/2 सी एफ। अब 3/2 से 3/2 कट जाएगा इस समीकरण में, तो बचा क्या भाई, बी ई प्लस ए डी ग्रेटर देन
CF। नोट करो, इस चीज़ को नोट करो। BE प्लस AD, दो माध्यिकाएं, BE प्लस AD, तीसरी माध्यिका से क्या आ रहा है? अधिक आ रहा है। क्लियर हुई बात आपको? अब थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से पूछ करके नोट डाउन कर लेंगे। इसी प्रकार, फिर क्या लिखेंगे? इसी प्रकार आपको क्या करना है? देखो आपके पास में ये तो सिद्ध हो गया, दो माध्यिकाओं। इसी प्रकार दो बच की, उसके बारे में लिख दो। क्या लिखेंगे कि CF प्लस AD, CF जो माध्यिका है और उसमें मैं AD जोड़ूंगा तो ये तीसरी माध्यिका BE से क्या आएगी? अधिक आएगी। ठीक है। इसी प्रकार में यदि BE जो है इसमें यदि CF जोड़ूं तो ये किससे अधिक आएगी? AD से। इति सिद्धम। देखो तीन पार्ट जो मैंने लिखे थे सिद्ध करने में, उसमें आपने एक को सिद्ध कर दिया, फिर इसी प्रकार लिख के दोनों को ऐसे लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब बताओ इसमें कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो को रोक के एक एक स्टेप को आप अच्छी तरीके से मिलाएंगे। 20 मिनट लगी है इस प्रश्न में, इसीलिए लगी है क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप को बारीकी से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास में वो समय नहीं रहा है कि हम आगे समझ लेंगे या आज नहीं समझ में आया तो फिर कहीं से कभी सर को पूछ लेंगे, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो आज ही आप इसको एकदम से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। क्या पता कल ये 6 नंबर में आ जाए और आप 6 नंबर पक्के कर लो। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो डाउट वाला प्रश्न था 1 नंबर, वो कंप्लीट हो गया। ओके। दूसरा जो डाउट वाला प्रश्न है वो ये है, आपके मॉडल पेपर जो 5 है उसका 23वां प्रश्न है। अभी जो मैंने करवाया वो 19वां प्रश्न है, अब 23वां प्रश्न है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, और एक जो जीवा है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 120 डिग्री का कोण बना रही है। क्लियर होगी? तो हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आई क्या? इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है, प्रश्न में कह रहा है। फिर से ध्यान दो, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो उस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है, वेरी इजी है, कुछ ही नहीं करना है। देखो आप जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या कर लेंगे? क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो क्या आया? देखो आपके मॉडल पेपर का 5 का 23वां प्रश्न है, हल कैसे करेंगे? पहले लिख लो दिया गया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, या त्रिज्या आर बराबर कितनी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण थीटा बराबर कितना? 120 डिग्री। ये आपको दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है? त्रिज्य खंड कौन सा? OAB का क्षेत्रफल। पूरे त्रिज्य खंड का, जहां से मेरा मार्कर घूम रहा है देखो, पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखो पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इतना घटा लूंगा तो ये क्या डार्क वाला तो बचेगा, इसका तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे? देखो ये मान लो 1 नंबर समीकरण है, ये सूत्र बना लिया हमने, इसमें हम मान पुट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। ये तो सारे जानते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है ये आपको मुझे पता है कि सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। ये समस्या आई कि सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन मेरे पास में आधार तो मुझे दे ही नहीं रखा है ए बी, और ने मेरे पास में ऊंचाई दे रखी है। अगर मैं इसको आधार मान लूँ तो इधर मुझे ऊंचाई नहीं दे रखी है, समस्या होगी। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, हम क्या करते हैं कि ओ से ए बी पर लंब डाला। क्या डाला, लंब। अब ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, ओ ए बी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों है, क्योंकि इसकी ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, दो भुजाएं बराबर होती है, तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाला गया लंब आधार को क्या करता है, समद्विभाजित भी करता है। तो क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब बिंदु ओ से ओ एम लंब डाला ए बी पर, ठीक है। बिंदु ओ से ओ एम लंब डाला, लंब ए बी पर डाला, ठीक है। अतः क्या आ जाएगा, यदि मैंने ये लंब डाला है तो ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। ये क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। तथा और क्या है कि कोण ए ओ एम, नोट करो आप वहाँ पर चित्र में, नोट करो ए ओ एम जो मैंने बोला है। दूसरा बी ओ एम बराबर कितना होगा, 60 डिग्री का। क्योंकि ये जो होता है आधार पर, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर डाला गया लंब अपने कोण, शीर्ष कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये पूरा 120 डिग्री का था, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। कितना, ये इतना 60 डिग्री का हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आपको क्या करना है, इस प्रश्न में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। 120 डिग्री का अगर कोण आ जाए तो आपको ये रचना करनी है कि बिंदु ओ से ओ एम, यानी जो अपनी जीवा होगी उस पर लंब डाल दो, ठीक है। जैसे लंब डालोगे तो जीवा को ये लंब क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, और अपने शीर्ष कोण को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो ये कोण ए ओ एम इतना 60 डिग्री का, और ये वही भी कितना हो गया, 60 डिग्री का। मेरा टारगेट क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूं सब, मेरा टारगेट ये, मेरा मकसद ये कि मैं ओ एम ज्ञात करूं। तो जैसे ही मैं ओ एम ज्ञात करूंगा तो त्रिभुज की क्या आ गई, मेरे पास में ऊंचाई आ गई। और जैसे ही मैं ए एम ज्ञात कर लूंगा तो इसका दुगुना करते ही मेरे पास में क्या आ जाएगी, ए बी। तो मैं इस त्रिभुज का आसानी से क्या कर सकता हूं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं। आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो अब आगे आप नोट करो, यदि ये कोण 60 डिग्री का है, ध्यान दो, ये कोण 60 डिग्री का है, ये मेरे पास में क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, समकोण त्रिभुज हो गया। तो मुझे ज्ञात करना है क्या, ओ एम। क्या ज्ञात करना है, ओ एम। नोट करो बच्चों कि ये 60 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। जो हमारा कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। सभी को साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत है? अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं मतलब चित्र थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, तो मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये कोण 60 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये क्या होगी, आधार होगी, क्योंकि 90 डिग्री का ये तो कर्ण हो गया। देखो चित्र थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझना। मुझे उम्मीद है कि आपको सही ढंग से दिख नहीं रहा है। देखो अब दिखेगा सही, ये ओ बिंदु है, ये ए बी कोई माध्य का है, ये 120 डिग्री का कोण है, और इस पर हमने यहाँ पर लंब डाला था। हमें तो ये क्षेत्र ज्ञात करना है, ये तो क्षेत्र ज्ञात करना है वर्तखंड का, ये वाला। अब देखो ये 120 डिग्री का पूरा है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। क्यों हो जाएगा पता है ना आपको, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का। ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो ये जो त्रिभुज है ओ ए एम क्या है, यहाँ पर लंब डाला तो क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, 12 सेंटीमीटर वाली क्या होगी, कर्ण होगी। ये कोण है तो इसके कोण के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया। मुझे तो ये आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। कर्ण मेरे पास है, कौन सी संक्रिया लगाऊं, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, लिखो भाई, त्रिभुज ओ ए एम में थीटा बराबर, अब थीटा बराबर तो 60 डिग्री है। यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगाऊं कि मेरे पास में आधार ज्ञात करना, कर्ण दे रखा है, तो आधार और कर्ण में क्या होता है, कोस होता है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार क्या है, ओ एम बटा कर्ण क्या है, ओ ए।
यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण तो होता है, सारे जानते हैं। अब देखो कोस थीटा का मान कितना है 60 बराबर ओ एम तो मुझे ज्ञात करनी है सर, तो ओ एम बटे ओ ए कितनी है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। अब मान रख दो कोस 60 का मान कितना होता है, हम सारे जानते हैं कोस 60 का मान 1/2 होता है। 12 इधर आके इससे गुणा हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा ओ एम, 2 ये कट गया 6 बार, इसका मतलब क्या हो गया कि ओ एम बराबर 6 को 1 से गुणा किया 6 सेंटीमीटर, यानी ये मेरे पास में 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे चाहिए त्रिभुज का आधार, समझ में आ गई बात आपको। ये इतना महाभारत क्या करूं, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं आसानी से ज्ञात कर लूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये कर रहा हूं मैं, मेरे पास में ऊंचाई आ गई। अब मैं आधार ज्ञात करूंगा, आधार ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, ए एम को ज्ञात कर लेता हूं। किसको ज्ञात कर लेता हूं, ए एम को, और फिर इसका दुगुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ए एम और बी एम बराबर है। अब मुझे ये ज्ञात करना है, और कोण ये 60 डिग्री का दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, चित्र बड़ा बना लिया इसलिए जगह कम है। भाई सीधी सी बात यह है कि हमने ओ एम तो ज्ञात कर लिया, अब मुझे ए एम ज्ञात करना है। ए एम ज्ञात करना है, ध्यान दो कि ये कोण है वो 60 डिग्री का है, तो इसके सामने का लंब हो गया, ये लंब मुझे ज्ञात करना है। कर्ण मुझे दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब मुझे ज्ञात करना है। तो मुझे कौन सी संख्या लगानी है इसी त्रिभुज में, वापिस इसी प्रकार क्या लगाना है, साइन थीटा। क्यों लगाया साइन थीटा, क्योंकि मुझे कर्ण ज्ञात करना है, सॉरी लंब ज्ञात करना है, कर्ण मुझे दे रखा है। तो लंब और कर्ण में कौन सी संक्रिया होती है, साइन और कोसेक होता है। तो आपको क्या करना है, केवल साइन को ही लेना है, साइन कोस टेन को ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है, ए एम, तो ए एम बटा कर्ण क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन सॉरी कर्ण का नाम लिखेंगे भाई ओ ए भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ए एम ज्ञात करनी है, 60 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की ये भुजा क्या है, लंब है, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण में मैंने साइन थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा का मान कितना है 60 बराबर ए एम तो मुझे ज्ञात करना है, बस पढ़े रहने दो, ए एम बटा ओ एम दे रखा है कितना 12। मान रख दो साइन 60 का मान कितना होता है, और √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 बराबर ए एम बटा 12। अब क्या करना है भाई, मुझे तो ए एम चाहिए ना, तो तिरछा गुणा कर दो। ए एम को 2 से गुणा किया तो 2 ए एम बराबर 12 को √3 से किया तो 12√3। मुझे तो ए एम चाहिए, क्या चाहिए, ए एम, तो 2 बटे में चला जाएगा, क्या आया, ए एम बराबर 12√3/2, 2 से ये कट गया 6 बार, यानी ए एम बराबर कितना आया 6√3। ये ए एम आ गया, क्या आया ए एम। मुझे तो क्या करना है, ए बी चाहिए ना मुझे, अतः ए बी बराबर 2 ए एम। ए बी बराबर क्या हो गया 2 ए एम, क्योंकि ए एम और बी एम तो बराबर है। इसका मतलब क्या कर देंगे भाई कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 को ए एम, 2 गुणा ए एम अभी कितना आया 6√3, तो कितना हो गया 6 2 12√3 सेंटीमीटर, यानी ये आधार कितना आ गया 12√3 सेंटीमीटर आ गया। आप यहाँ नोट करो, यहाँ पर भी आपने देखो सीधा 2 ए एम का मान ज्ञात कर लिया, तो आप इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा भी यहीं पर कर सकते हो। ए बी बराबर 2 ए एम, सीधा रख दो 12√3। समझ में आ गई बात आपको, ये कॉमन सेंस की बात होती है, क्योंकि हमने ए एम का मान ज्ञात किया ना, तो हमें तो 2 ए एम का मान चाहिए, 2 ए एम का तो चाहिए, जिससे पूरी ए बी आ जाएगी। यहाँ से क्या किया 2 ए एम तो आया, क्लियर होगी बात आपको। तो अब आपके पास में क्या किया, ए बी बराबर 2 गुणा 6√3 आगे गुणा किया तो 12, 6 को 2 से गुणा किया 12√3, यानी मेरे पास में क्या आ गया, इसकी ऊंचाई आ गई कितनी आई अभी 6 सेंटीमीटर आई, और आधार मुझे मेरे पास में कितना आ गया अभी 12√3 सेंटीमीटर आ गया। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है तो बताओ। थोड़ा सा मार्कर में मैं शायद फिल कर लेता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से, ये जो आपको दे रखा है इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। अब देखो आगे क्या करना है, आगे बस हमारा जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था,
जो आपको समीकरण 1 में दिख रहा है, समीकरण 1 में क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, इसको देखो मैं मिटा दे रहा हूं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, जैसे आपके समीकरण 1 लिख रही है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आप सारे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार, आधार क्या है ए बी गुणा ऊंचाई क्या है ओ एम। बस इसको हल करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। अभी तक तो जो महाभारत हमने खेली थी वो किसके लिए खेली थी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए खेली थी। समझ में आ गया ना। अभी जो हमने इतना काम किया तो वो किसके लिए किया था, इस त्रिभुज के लिए किया था कि भाई इसका हमने ऊंचाई ज्ञात किया, उसका हमने आधार ज्ञात किया। अब 22/7 गुणा आर का मान कितना है 12, तो 12 गुणा 12, ठीक है, गुणा थीटा का मान कितना 120। अब यहाँ पर 60 मत कर देना, ये त्रिज्यखंड की बात हो रही है। त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का जो पूरा कोण था तो वो तो कितना था 120 का बट्टा 360 माइनस 1/2 गुणा ए बी अभी कितनी आई मेरे पास में 2 गुणा √3 गुणा ओ एम कितनी आई 6, ठीक है। अब काटापीटी कर लो, आंसर निकाल लेते हैं। काटापीटी क्या होगी भाई, 0 से 0 कट गया, 12 36 3 बार कट गया और ये 4 बार कट गया, ठीक है। इधर क्या कट रहा है, ये 6 बार कट गया, बस और कुछ कट नहीं रहा है। तो इधर तो क्या बच गया 4 गुणा 12 गुणा 22, ये तो बचा 12 36 12 चौके 48, यानी 48 गुणा 22 बच गया। ऊपर देखो इधर 22 गुणा 12 गुणा 4 तो बचा, तो 12 को 4 से गुणा किया 12 चौके 48 हो गया और फिर 22 से गुणा कर लेते हैं। 16 का छक्का केरी 1 और 8 1 9 96 और फिर करेंगे तो आएगा 96, 6 15 केरी 1 1056 कितना आ गया, ये 1056/7 माइनस ये कितना आ गया 36√3। भाई 6 को 6 से गुणा किया 36, 1 से गुणा किया 36√3 आ गया। अब क्या करेंगे 1056 माइनस इसको गुणा कर लो, मैंने आपको बता रखा पहले से, या फिर आप दूसरा सरल काम करो। सरल काम क्या, सीधा 1056 में हम क्या करते हैं 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाग कैसे देंगे, मुख्य कैसे देंगे, 10 में 7 का भाग गया एक बार, कितना बच गया 7 कम 7 3 बच गया, 3 के आगे मैं 5 लिखूंगा कितना हो जाएगा 35, 35 में 7 का भाग 5 7 35 5 बार। फिर मैंने 6 लिखा, 6 लिखते ही भाग टूट गया 0, 6 के आगे 0 लिखूंगा पॉइंट आ जाएगा, 6 का 0 60 और 60 में 7 का भाग 8 बार, 7 8 56 बच गया 4 40, 40 में फिर 7 का भाग 5 बार, बस 2 अंकों तक काफ़ी है, -36√3। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो इसमें इसको घटाएंगे, घटाने के लिए आपको क्या चाहिए √3 का मान चाहिए, ठीक है। अब √3 का मान अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहीं पर आंसर कर सकते हैं। तो √3 36 को 1.43 तक गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये 6 18 केरी 1 3 9 1 10 गुणा 6 चौके 24 केरी 2 और 4 12 2 14 गुणा 36 हो जाएगा। तो 8 4 ये कितना हो जाएगा 7 14 केरी 1 और 5 2 अंकों के बाद में, यानी ये हो जाएगा आपका कितना भाई 150.85 में से घटा लेंगे 54.48, ठीक है। अब क्या करेंगे 150.85 में से 54.48 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3 बच गया और इधर 10 में से 4 गया 6 बच गया और 14 में से 5 गया 9, यानी कितना आ गया 96.37 सेमी स्क्वायर। ये क्या है
वर्तखंड का क्षेत्रफल आया है, इसका क्षेत्रफल आया है, तो ये आपका क्षेत्रफल आया, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर से देखो, रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कैलकुलेशन क्या आती है, आंसर क्या आता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहीं कैलकुलेशन पर गड़बड़ नहीं कर दें, ठीक है। तो अगर कहीं पर मतलब मैंने थोड़ा सा स्पीड से किया, कहीं पर हो गया, तो आप इसको हैंडल कर लेंगे। अब देखो करना है क्या, पर्सन को फिर से समझा देता हूँ मैं आपको क्या करना है, चित्र तो बना लेना है। चित्र बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ये समीकरण लिख दो कि भाई वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार आपको ज्ञात करना पड़ेगा और ऊंचाई, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होती है, यहाँ पर लंब डाल देंगे OM। जैसे लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, AM और BM बराबर हो जाएगा, और ये कोण 60 डिग्री हो गए। जैसे ये कोण आपके पास 60 डिग्री का आया तो आप क्या के पास में क्या कर्ण है, एक कोण है, तो आप OM ज्ञात कर सकते हैं कोस थीटा लगा के। फिर आपके पास ऊंचाई आएगी और उसके बाद में आप AM ज्ञात करेंगे। AM ज्ञात करने के लिए आप साइन थीटा लगा देंगे, क्योंकि कोण 60 के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। जैसे ही आपके पास में AM आएगा, आप BM ज्ञात कर सकते हैं 2 से गुणा करके। कर लिया, उसके बाद में यहाँ आ जाओ, आप वर्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, माइनस से किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार आपने ज्ञात कर लिया, ऊंचाई आपने ज्ञात कर ली। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, जो बच्चे ने मुझे सेंड किए थे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी आज लाइट नहीं है, पसीना थोड़ा सा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, संरक्षण वाले में से है। क्या प्रश्न है, देखो इसमें तो आपको 2 लाइन लिखनी है, कुछ ही नहीं है, बस आगे वाला जो प्रश्न है वो ये है आपका, सभी वाहनों को PUC क्यों दिया जाता है। बस प्रश्न ये है कि सभी वाहनों को PUC क्यों दिया जाता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, जो इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखो इसमें आप क्या लिखेंगे उत्तर में, PUC एक प्रमाण पत्र होता है, प्रमाण पत्र होता है जो वाहन द्वारा होने वाले प्रदूषण स्तर को बताता है। समझ में आ गई ना, ये PUC क्या है, एक प्रमाण पत्र है, एक कार्ड दिया जाता है जो व्हीकल चलाते हैं उनको, कि उनकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है या उसकी जो वॉइस है, गाड़ी की जो मतलब आवाज़ है, उसका एक स्तर होता है, उस स्तर को बताया जाता है कि इस स्तर से ज़्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए, इस स्तर से ज़्यादा आपका जो वाहन है वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो PUC क्या है, आप याद रखो, PUC इसलिए दिया जाता है कि PUC एक प्रमाण पत्र होता है जो वाहन द्वारा होने वाले प्रदूषण स्तर को बताता है। मानक रूप से अधिक प्रदूषण होने पर वाहन मालिक पर कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। समझ में आ गई। तो इसका उत्तर ये आपको 2 लाइन में देना है, ठीक है। PUC क्यों दिया जाता है, क्यों इसलिए दिया जाता है क्योंकि PUC एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें प्रदूषण के स्तर को लिखा जाता है कि इतने स्तर तक, इससे ऊपर आपका वाहन मतलब ध्वनि नहीं करना चाहिए, इससे अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करना चाहिए। यदि उसको बोलते हैं मानक रूप, और इससे ज़्यादा करता है तो जो मालिक होता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न लोकेंद्र सिंह ने भेजे थे, मैंने आपके सामने अच्छी तरीके से इनको समझा दिया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ, और आप अच्छी तरीके से इनका अभ्यास करेंगे। और गणित की एग्ज़ाम के लिए, कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, और आप अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम दे के आएंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो अपना 1 साल का जो पसीना है, उस पसीने को आप सफलता में बदलने के लिए जा रहे हैं, तो सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।